नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बेंडिंग इक्वेशन ऑफ ए बीम। बेंडिंग इक्वेशन जो होती है वो m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, वेयर m जो है वो मोमेंट है, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, E is the Young's modulus or modulus of elasticity and R is the radius of curvature। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन का ये प्रूफ कैसे होता है, हम इस इक्वेशन का प्रूफ करेंगे और बेंडिंग इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन के लिए। बेंडिंग इक्वेशन को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग कंडीशन क्या होती है, तो हम पहले प्योर बेंडिंग समझते हैं। इसमें देखिए, जब भी किसी बीम के ऊपर लोड लगता है, बीम के ऊपर जब भी लोड लगता है तो बीम के अंदर एक शियर फोर्स और एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। तो अगर हमारे पास एक बीम है, हमने सपोज किया हमारे पास एक इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच इज सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स, और सपोज बीम इज ए बी एंड इसके ऊपर लोड लग रहे हैं, सपोज इसके ऊपर ये दो लोड लग रहे हैं W एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट C एंड D। इस बीम के लिए जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो हमको शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसे मिलता है, दिस इज आवर शियर फोर्स डायग्राम। इस तरीके से हमको कुछ इसका शियर फोर्स डायग्राम मिलता है, A पॉइंट, C पॉइंट, D point and B point, this portion is positive and this portion is negative। उसी तरीके से जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको इस तरीके से मिलता है, this A, this point is C, this point is D and this point is B। ओके, तो ये पूरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे C और D पॉइंट पे वेट लोड लगा है W, उसका जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको इस तरीके से मिलता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको इस तरीके से मिलता है। ये नीचे वाला ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये शियर फोर्स डायग्राम है। इट मींस शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमको ये पता चलता है कि बिटवीन C एंड D द शियर फोर्स इज 0 and between C and D the bending moment is constant। It means that portion beam के C और D portion पे, C और D portion में shear force 0 हो जाता है और bending moment की वैल्यू constant हो जाती है। It means that वो state of loading जिसमें shear force 0 हो जाए और bending moment constant हो जाए वो कहलाती है कंडीशन प्योर बेंडिंग कंडीशन। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन CD इस पोर्शन ऑफ द बीम पे शियर फोर्स 0 होता है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, ये कंडीशन कहलाती है प्योर बेंडिंग कंडीशन। तो जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन है वो बेंडिंग ऑफ बीम विद कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, विद कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट पे हमारा बेंडिंग इक्वेशन बनता है। ठीक, अब बेंडिंग इक्वेशन को प्रूव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ असम्पशंस हम लोग को लेने पड़ते हैं। तो जैसे पहला असम्पशन हम बेंडिंग इक्वेशन में लेके चलते हैं कि द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, और जो लोडिंग होगी इसमें इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी बीम में जो लोडिंग होगी विद इन द इलास्टिक लिमिट। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी कंडीशन चलती है या दूसरा असम्पशन ये है कि द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, दो असम्पशन हो गए। तीसरा असम्पशन हम ये देते हैं कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम should be plane before bending and remains plane after bending, यानी ट्रांसफर सेक्शन जो होगा बीम का वो प्लेन होगा बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद भी। चौथी कंडीशन जो हम लोग लेके चलते हैं वो ये है कि the Young's modulus, the value of the Young's modulus should be same both in tension and compression, यानी Young's modulus की वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम होगी। ठीक है, ये मेन चार assumption है जो हम लोग लेके चलते हैं, और भी एक दो assumption होते हैं लेकिन it is sufficient। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम बेंडिंग इक्वेशन का प्रूफ कैसे करते हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन के प्रूफ के लिए हमने कंसीडर किया कि एक हम बीम की लेंथ ले लेते हैं, एक बीम उसकी लेंथ डेल्टा एक्स, ये एक बीम है, उस बीम की हमने डेल्टा एक्स लेंथ कंसीडर करी, ए बी
और CD सेक्शन हमने ले लिया बीम का, AB और CD सेक्शन, और उसकी लेंथ हमने सपोज डेल्टा x है, और ये जो बीम है वो प्योर बेंडिंग कंडीशन पे है, ठीक है, इसमें प्योर बेंडिंग हो रही है। तो इसमें हमने क्या लिया कि दिस इज द अपर सेक्शन ऑफ द बीम AC, और ये लोअर पोर्शन है वो है BD, ठीक। अब इसके बीच से जो ये एक्सिस पास हो रही है, इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं, जो बीच से पास हो रही है यानी EF। इस बीम में हमने एक लेयर ली GH एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हमने एक लेयर अज्यूम करी GH, ठीक है। ये कंडीशन है बिफोर बेंडिंग, ये बिफोर बेंडिंग कंडीशन है। जब बेंडिंग हो जाती है बीम में तो आफ्टर बेंडिंग की कंडीशन ये है। आफ्टर बेंडिंग कंडीशन में ये जो AC पोर्शन है ये A डैश C डैश इस तरीके से, ये बीम, ये हमारी बीम अगर स्ट्रेट है, इसमें बेंडिंग हुई तो ये सैगिंग कंडीशन में आ गई, बीम क्या आ गई, सैगिंग कंडीशन में। इट मींस ये AC पोर्शन A डैश C डैश पोर्शन ये ऊपर दिख रहा है, ये पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन जो BD है वो B डैश हो गया। तो यहाँ से जैसे आपको दिख रहा है, जब बीम में इस तरीके से बेंडिंग हुई सैगिंग कंडीशन, तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर के पोर्शन का जो है उसमें कंप्रेशन हो जाता है, और न्यूट्रल लेयर के नीचे वाले पोर्शन में जो होता है वो एक्सटेंशन हो जाता है या वो टेंशन में आ जाती है। इट मींस दैट न्यूट्रल लेयर के अपर की जितनी लेयर होगी वो कंप्रेस होती जाएंगी, और न्यूट्रल लेयर के नीचे वाली ये लेयर जो है वो एक्सटेंड होती जाएंगी, उसमें एक्सट्रैक्शन होता जाएगा, यानी कि ऊपर का पोर्शन में कंप्रेशन और नीचे के पोर्शन में टेंशन हो जाता है। तो ये देखिए A डैश C डैश ये एक कर्व ले लेता है, एक कर्व ले लेता है। अगर इसका हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका रेडियस ऑफ द कर्वेचर R हो जाएगा, और उसका सेंटर हमको मिलेगा O, ठीक है। तो R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसका सेंटर ऑफ द सर्कल वो हो गया O, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है E डैश F डैश, इस एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आता, यानी कि E डैश F डैश में ना तो टेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा, वो रिमेन सेम होती है न्यूट्रल एक्सिस फॉर इन प्योर बेंडिंग कंडीशन, ठीक है। और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे G डैश H डैश, इसमें भी टेंशन के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, और B डैश B डैश भी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग की कंडीशन है। ये जो आर्क बना रहा है A डैश C डैश, ये इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है व्हिच इज थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क A डैश B डैश एट द सेंटर O, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने ये जो लेयर अज्यूम कर रखी है GH, इसकी हम लोग बात करें तो अगर हम इस लेयर की जो इनिशियल लेंथ की हम लोग अगर हम इसकी निकालते हैं तो इनिशियल लेंथ जो होगी, इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू, इनिशियल लेंथ अगर हम इसकी बात करते हैं, इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या है GH इसकी इनिशियल लेंथ, एंड GH विल बी इक्वल टू व्हाट, GH इज इक्वल टू EF, GH और EF इक्वल होगा, और EF हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता। इट मींस EF इज इक्वल टू E डैश F डैश, EF इज इक्वल टू E डैश F डैश, ठीक है। तो E डैश F डैश को अगर हम लोग इस वाले फिगर से देखें, E डैश F डैश आर्क है, और आर्क जो है वो रेडियस पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E डैश F डैश इज इक्वल टू R इनटू थीटा, ठीक है। E डैश F डैश इज इक्वल टू, यानी R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये हमारी हो गई इनिशियल लेंथ, ठीक है। GH इज इक्वल टू EF, EF इज इक्वल टू E डैश F डैश, एंड which इज इक्वल टू R इनटू थीटा, ठीक है। अब फाइनल लेंथ की अगर हम लोग बात करें, इनिशियल लेंथ क्या थी, इनिशियल लेंथ बिफोर लोडिंग, जब हमने लोडिंग नहीं करी। फाइनल लेंथ मतलब आफ्टर लोडिंग अगर हम लोग बात करते हैं, फाइनल लेंथ हमको क्या मिलती है, G डैश H डैश, फाइनल लेंथ क्या है, G डैश H डैश। अब अगर हम G डैश H डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर और थीटा के टर्म्स में लिखें तो इनको क्या मिलेगा, R प्लस Y इनटू थीटा। यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक ये GH, ये डिस्टेंस Y है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, Y, ये Y है, तो कितना हो जाएगा R प्लस Y इनटू थीटा। अब ये इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ हो गए। अब अगर हम लोग चेंज इन लेंथ निकालते हैं, चेंज इन लेंथ हम लोग निकालते हैं, तो चेंज इन लेंथ हमको क्या मिलेगी, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ इज व्हाट R प्लस Y इनटू थीटा माइनस
r थीटा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो r थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या y थीटा, which is what चेंज इन लेंथ। ये हमने निकाल दी चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ के बाद हम देखें कि इस लेयर पे कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो स्ट्रेन हम लोग जानते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन एप्सिलॉन इज व्हाट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाली चेंज इन लेंथ इज y into थीटा और ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट r into थीटा। अभी हमने निकाला था ओरिजिनल लेंथ व्हाट r into थीटा। तो यहां देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट y अपॉन r, ठीक है। हमको स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या मिला y अपॉन r। इट मींस दैट स्ट्रेन is proportional to the this distance r, distance from the neutral axis, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग अगर इस वाली लेयर पे सपोज स्ट्रेस जो लग रहा है वो सिग्मा है, सपोज इस लेयर पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा है, तो स्ट्रेन को हम एक टर्म्स में और निकाल सकते हैं। हमको पता है E is the Young's modulus and Young's modulus is what sigma upon epsilon, यानी stress upon strain। यहाँ से अगर हम लोग strain निकालते हैं तो what strain is equal to sigma upon E, strain is equal to what sigma upon E। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ से दोनों epsilon लेंगे it means what we will get epsilon is equal to y upon r और sigma upon E, है ना, ठीक है। तो यहां से हमको देखिए चीज मिलती है। अगर इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो E अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, ठीक है। यानी हमको हाफ पोर्शन ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन यहां से मिल जाता है। सिग्मा अपॉन i इज इक्वल टू E अपॉन r और E अपॉन r इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, ठीक है। ये हमको मिला। या फिर यहां से अगर हम लोग सिग्मा एक बार देखें तो सिग्मा की वैल्यू हमको क्या मिलती है E upon r into y। It means that देखिए E और R तो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, यानी सिग्मा डायरेक्टली डिपेंड करता है व्हाट y पे, यानी y जितना ज्यादा होगा यानी y जितना ज्यादा होगा सिग्मा उतना ज्यादा होगा। इट मींस दैट हम न्यूट्रल एक्सिस से जितनी दूर जाते जाएंगे स्ट्रेस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये चीज यहां से हमको मिलती है। तो हमने एक पोर्शन इसका कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पोर्शन के लिए हमको देखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए हमको एक दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। हम एक पोर्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे पोर्शन के लिए हमें एक फिगर फिर से, अभी ये फिगर मैं रब कर दे रहा हूं, इसके हमको जरूरत नहीं है। अब हमको एक दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये बीम का ही सेक्शन, ये बीम का ही सेक्शन है और ये न्यूट्रल एक्सिस है उसकी। सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस से सपोज न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस से हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया dA। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया dA, ठीक है ना। ये हमारा बीम का सेक्शन है। बीम पे न्यूट्रल एक्सिस या इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस हम कहते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस, इसमें न्यूट्रल एक्सिस ही होगा। और उससे y डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया dA। अब हम देखते हैं कि इस dA एरिया पे कितना स्ट्रेस लग रहा होगा। इस dA एरिया पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा, तो स्ट्रेस अभी हमने देखा, अभी हमने निकाला था सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E अपॉन r। इट मींस यहां से जब हमने सिग्मा निकाला तो सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन r इनटू y, यानी यही स्ट्रेस जो है वो हमारे इस एलिमेंटल एरिया पे लग रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन r इनटू y, ठीक। ये स्ट्रेस है इस वाले एलिमेंटल एरिया पे। अब इस एलिमेंटल एरिया पे फोर्स कितना लगेगा, इस एलिमेंटल एरिया पे सपोज जो फोर्स लग रहा है, फोर्स सपोज इस एलिमेंटल एरिया पे फोर्स F लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस अभी हमने यहां से निकाला E अपॉन r इनटू y और एरिया हमने क्या ले रखा है d। दिस इज व्हाट
फोर्स ऑन दैट एरिया, ये फोर्स की वैल्यू हो गई E अपॉन R इंटू वाई इंटू डी। ठीक है, अब अगर हम इस फोर्स का मूवमेंट लेते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है y, ये फोर्स की वैल्यू हमने लिखी E अपॉन R इंटू वाई इंटू डी ए और इंटू वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है y, यही होता है मूवमेंट। दिस फोर्स इस एरिया पे जितना लग रहा है वो फोर्स हमने यहाँ से लिया और ये डिस्टेंस हो गई y, यानी E अपॉन R इंटू वाई इंटू डी ए, यानी ये वैल्यू कितनी मिल रही है E अपॉन R इंटू वाई स्क्वायर डी। ठीक है, ये हमको फोर्स मिला, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब अगर हम टोटल फोर्स निकालें इस पूरे बीम के सेक्शन पे, हमको टोटल ये फोर्स इस वाले एरिया के ऊपर था, मूवमेंट ये मूवमेंट इस वाले एरिया के लिए था, अगर हम टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालें, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो वो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, वो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इसको हमने इंटीग्रेट किया E अपॉन R वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, E अपॉन R वाई स्क्वायर डी ए, दिस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स है, इट इज द रेजिस्टिंग मूवमेंट जो इस बीम के अंदर डेवलप हो रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मूवमेंट। ये जो टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स, इसके अंदर ये जो अभी हमने यहाँ पे निकाला, इट इज द रेजिस्टिंग मूवमेंट इन द बीम एंड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल मूवमेंट। इट मींस दैट ये टोटल अगर m है टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल मूवमेंट, देन m इज इक्वल टू E अपॉन R वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है ना, तो अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में अगर ये जो हमको इक्वेशन मिल रही है, इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी, फिर इसको हम लोग इस तरह लिखें m इज इक्वल टू, अगर नीचे थोड़ा सा, m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और E अपॉन R को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो दिस वैल्यू जो वाई स्क्वायर डी, एक इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। तो यहां से हमको मिलेगा m इज इक्वल टू E अपॉन R और इसकी जगह पे हम लोग लिखा I, व्हिच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से हमको मिलता है m अपॉन I इज इक्वल टू E अपॉन R, यानी कि ये हमारा सेकंड पोर्शन भी यहां से प्रूफ हो गया। इट मींस दैट हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन थी वो यहां से प्रूफ हो जाती है। बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E अपॉन R। इसी का हम सिग्मा अपॉन y हम इसके पहले वाले में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। दिस इज आवर बेंडिंग इक्वेशन। इसमें m क्या है, मोमेंट अप्लाइड ऑन द सेक्शन ऑफ बीम, I is the moment of inertia of the section of the beam, sigma is the bending stress generated in the beam, and y is the distance from the neutral axis। ये distance from the neutral axis, E is the Young's modulus or modulus of elasticity, and R is the radius of curvature। So this is the total proof of bending equation।